हेलो दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने देखा था 2 पॉइंट्स प्रॉब्लम। उनका नल पॉइंट कहाँ पर होता है जब दो पॉइंट चार्जेस होते हैं। नल पॉइंट पर कितना चार्ज रखें कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे। कूलाम्ब लॉ के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन किए थे और मैंने बोला था एक क्वेश्चन को पढ़ के आना, उसके टाइप का कुछ और कॉन्सेप्ट इंक्लूड करके थोड़ा बड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच हैविंग डेंसिटी सिग्मा। दो आइडेंटिकल बॉल हैं, दोनों की डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। ये दोनों एक कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड है बाय टू इंसुलेटिंग स्प्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। बोथ द बॉल हैव इक्वल मास एंड चार्ज। तो देखो, मेरी ड्राइंग थोड़ा सा खराब है, एडजस्ट कर लीजिएगा। ज्यादा ही खराब है, थोड़ा सा नहीं। दो बॉल हैं, इनका इसकी डेंसिटी दी है हमें सिग्मा। दोनों में सेम चार्ज क्यू है, दोनों का सेम मास एम है। ठीक है, और लेंथ भी दोनों स्ट्रिंग की क्या है, इक्वल है। इन इक्विलिब्रियम ईच स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। इक्विलिब्रियम पे ये दोनों बॉल्स वर्टिकल के साथ थीटा डिग्री एंगल बनाती हैं। अब इन दोनों बॉल्स को लिक्विड में रख दिया गया, तो इस पूरे सेटअप को उठाया और किस में रख दिया, लिक्विड में रख दिया। एज ए रिजल्ट एंगल थीटा डज नॉट चेंज। एंगल थीटा चेंज नहीं हुआ, ये भारी समस्या है। क्यों? क्योंकि एंगल थीटा चेंज होना चाहिए था। अच्छा, एंगल थीटा क्यों चेंज होना चाहिए था? क्योंकि अब जब लिक्विड में डुबा दिया तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम नहीं रहेगा, बदल जाएगा। हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑन कूलाम्ब फोर्स। क्या पढ़ा था? कुछ वहां पर नेट फोर्स कुछ अलग आता था ना। ये जो हम नॉर्मल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखते हैं कूलाम्ब लॉ से, ये तो हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस लेके लिखते हैं हम। पर जब अब क्वेश्चन ने बोला कि एक मीडियम लिया गया है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो जाएगा, तो थीटा चेंज होना चाहिए था। इसके अलावा मीडियम लिक्विड है। क्वेश्चन ने बोला है द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो। मीन जब लिक्विड में बॉल रखी हुई है तो ऊपर की तरफ एक बायंट फोर्स भी लगेगा, तो फोर्स बढ़ रहे हैं, एंगल चेंज होना चाहिए था। पर क्वेश्चन ने बोला है कि एंगल चेंज नहीं हो रहा है। फाइंड द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द लिक्विड। क्वेश्चन ने बोला है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट लिक्विड का निकालो। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बता देता हूँ क्या होता है। हमने रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ी थी। रिलेटिव परमिटिविटी होती थी परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसे कहते थे हम रिलेटिव परमिटिविटी। ये जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, ये एक नंबर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होती है। मतलब हम दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। अब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है हम आगे चैप्टरों में पढ़ेंगे। ठीक, अभी के लिए रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है हमारी, जिसको हम पढ़ चुके हैं, वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होती है। दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जितने ही फोर्सेस लग रहे हैं उनको शो कर देते हैं। तो देखो, बॉल जब हमारी बाहर थी तो फोर्स एक लग रहा होगा mg, लेकिन मास m हमें दिया नहीं है, डेंसिटी सिग्मा दी है, तो सिग्मा के टर्म्स में हम लिख लेते हैं। ठीक, नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है सिग्मा vg। क्या? मास इनटू ग्रेविटी होता है, तो मास को लिख दिया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मान लो मैं लिख देता हूं Fe। ठीक है, और कोई फोर्स लग रहा होगा क्या? और एक टेंशन लग रहा होगा T। इतना सब कुछ हमने लास्ट क्वेश्चन में देख के रखा है। दो मेथड बताए थे,
एक तो टी के कंपोनेंट करके मेथड बताया था, सॉल्व कर सकते हैं टी कॉस थीटा टी साइन थीटा से, और एक मैंने टेन थीटा वाला मेथड बताया था। टेन थीटा वाला मेथड कैसा था कि यदि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो जो इन दोनों फोर्स एफ ई और सिग्मा वीजी का रिजल्टेंट होगा टी के बराबर होगा। तो देखो, यदि ये थीटा है जो क्वेश्चन में हमें स्ट्रिंग का दिया हुआ है, तो ये भी हमारा थीटा होगा, और जब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इतना सब कुछ हम लास्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन के लिए हमने शायद टेन थीटा भी लिखा था। टेन थीटा कितना आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, देखो थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो ये एफ ई सीधा सीधा शिफ्ट करके यहां कर देते हैं। तो थीटा के सामने क्या आ गया, एफ ई अपॉन बेस। बेस होता है थीटा के साथ वाला, मतलब सिग्मा वी। तो इस वाले का तो हमने पूरा डेटा पिछले क्वेश्चन जैसे कर लिया। ठीक, अब आते हैं जब लिक्विड में डूब गया। लिक्विड में डूब गया तो कौन कौन से फोर्स लगेगा, क्या मास ग्रेविटेशनल फोर्स बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमारा सिग्मा वीजी ही रहेगा। क्या एक लिक्विड में डूबने के कारण एक बायंट फोर्स लगेगा, बिल्कुल बायंट फोर्स लगेगा। बायंट फोर्स कितना होता है, बायंट फोर्स होता है कि लिक्विड, जिस लिक्विड में ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है उस लिक्विड की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम डूबा हुआ है वो वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी। तो देखो पूरी की पूरी बॉल डूबी हुई है तो हम वी ही ले सकते हैं, और लिक्विड की डेंसिटी हमें रो दी हुई है। तो ऊपर की तरफ बायंट फोर्स कितना लग रहा है, रो वी जी। ये एक और फोर्स लिख दिया हमने। अब जो इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई लग रहा था, अब मीडियम में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, हमने देख के रखा है इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम्ब फोर्स क्या पड़ता था। देखो जब मीडियम नहीं होता है, विदाउट मीडियम, तब हम इलेक्ट्रिक फोर्स लिखते हैं, क्या बताया था मैंने आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/R²। ठीक, जब मीडियम होता है तब नेट फोर्स हम लिखते हैं, कितना लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन लिख देते हैं, नेट फोर्स। ठीक, Q1 Q2/R²। और एक चीज और हमने देखी है कि एप्सिलॉन आर जो होता है, ये होता है एप्सिलॉन, एक सेकेंड, जो एप्सिलॉन होता है ये इस वाली इक्वेशन से एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं एप्सिलॉन की वैल्यू रख देता हूँ, तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2/R²। ठीक, अब देखो इस पूरे फोर्स को मैंने एफ ई बोला है, तो ये पूरे पूरे को मैं एफ ई लिख सकता हूं क्या। तो जो एफ नेट हो जाएगा हमारा, एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा एफ ई अपॉन एप्सिलॉन आर। और अभी मैंने क्या बताया कि जो एप्सिलॉन आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी, ये डायरेक्ट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है। तो एफ नेट हो जाएगा हमारा एफ ई अपॉन के जहां पे क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक, अब देखो, अब आपको हर क्वेश्चन में इतनी कहानी नहीं बकरानी है। आपको हमेशा क्या करना है, यदि मान लो मीडियम के बिना फोर्स कुछ एफ ई है, तो जब मीडियम में रखेंगे तो नेट फोर्स आ जाएगा हमारा एफ ई अपॉन के, या फिर एफ ई अपॉन एप्सिलॉन आर, जिसकी जरूरत हो। रिलेटिव परमिटिविटी में पूछा है तो एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा है तो के से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इतनी कहानी केवल समझाने के लिए थी। वापस अपन अपने क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इसे लगना चाहिए था एफ ई जब ये वैक्यूम में होता या फिर फ्री स्पेस में होता, लेकिन ये लगेगा एफ ई अपॉन के। क्यों एफ ई अपॉन के लगेगा, क्योंकि ये जो बॉल है अब मीडियम में डूबी हुई है, तो मीडियम का इफेक्ट कंसीडर करना पड़ेगा। आया समझ में। तो नेट फोर्स हमने लिख दिया एफ ई अपॉन के। अब से अगले क्वेश्चन से आप डायरेक्टली यूज कर लिया करो। ठीक, और कोई फोर्स लगता है क्या। हाँ देखो, फोर्स बदल गए तो रस्सी में टेंशन भी बदल गई होगी, क्यों। तो टेंशन मान लो पहले कुछ टी थी, तो अब मैं मान बोल देता हूँ टी डैश हो गई होगी टेंशन। अब आप मुझे ये बताइए, क्या आप अब टेन थीटा लिख सकते हैं क्या। पहले मैं इस पूरे को थोड़ा सिमिलर करके फिर से बना देता हूँ। देखो ऊपर की तरफ लग रहा है टी डैश, ठीक है,
नीचे की तरफ लग रहा है, देखो सिग्मा वीजी नीचे लग रहा है, रो वीजी ऊपर लग रहा है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, तो नेट नीचे की तरफ लगेगा सिग्मा माइनस रो इंटू वी इंटू जी। ठीक। और लेफ्ट में लग रहा है हमारा एफ ई अपॉन के। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था कि थीटा चेंज नहीं हो रहा है, थीटा चेंज नहीं हो रहा है। ठीक। तो यदि ये वाला थीटा है हमारा, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। और जब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। मतलब कि ये टी के सामने रिजल्टेंट जो आएगा थीटा पे आएगा, क्योंकि ये कितना है, थीटा है। ठीक। तो अब आप इस क्वेश्चन के लिए टेन थीटा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इस बार कितना हो जाएगा, थीटा के सामने वाला, मतलब एफ ई अपॉन के। अभी भी बताने की जरूरत है क्या, लो बता देता हूँ। ये एफ ई अपॉन के थीटा यहां से लेके बिल्कुल सामने आ जाएगा, तो एफ ई अपॉन के आ गया। और थीटा के साथ वाला हो गया बेस, तो सिग्मा माइनस रो वीजी। ये भी आ गई टेन थीटा की वैल्यू दूसरे केस में। अब देखो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, दूसरी इक्वेशन आ गई, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। करें इक्वेट। देखो टेन थीटा आया है हमारा एफ ई अपॉन सिग्मा वीजी पहली इक्वेशन से, और टेन थीटा आया है हमारा एफ ई अपॉन के इंटू सिग्मा माइनस रो वीजी दूसरी इक्वेशन से। ठीक। दोनों को इक्वेट करते हैं, तो एफ ई अपॉन सिग्मा वी जी इक्वल आ गया एफ ई अपॉन सिग्मा माइनस रो इंटू वी जी इंटू के। देखो कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, एफ ई कैंसिल हो गया, वी जी कैंसिल हो गया। तो के इक्वल टू कितना आ गया आपका, सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो आ गया। ये आ गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो क्वेश्चन ने हमसे पूछी थी। मुश्किल से 2 मिनट का क्वेश्चन है, मुझे आपको समझाने में टाइम लगता है। आप थोड़ा क्वेश्चन करते जाइए, मेरे साथ करते जाइए, आप भी बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक। आगे चलें। चलो बात करते हैं, किसकी बात करें, बात करते हैं कॉनिकल पेंडुलम की। कॉनिकल पेंडुलम, ये मान लो दो बॉल है, एक बॉल और दूसरी बॉल। ठीक। पेंडुलम है, इसमें चार्ज क्यू है, मास एम है, और ये कुछ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। मतलब दो बॉल्स ऐसे घूम रही हैं, तो घूम रही होंगी तो क्या बनाएंगी, कॉनिकल शेप बनाएंगी। ठीक है। वर्टिकल के साथ मान लो इनका एंगल कितना है, थीटा है। तो क्वेश्चन है फाइंड, थोड़ा और ऊपर लिख दूं, हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जगह बची रहेगी। फाइंड ओमेगा सो दैट एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग इज थीटा। ओमेगा फाइंड करो कि जो एंगल स्ट्रिंग का हो वर्टिकल के साथ वो थीटा हो। हाँ जी। थोड़ा सा एफबीटी बनाने का ट्राई कीजिए। कभी कभी राइटिंग खराब हो जाती है, समझता हूँ। तो क्या होता है, कभी कभी ज्यादा जोश पे आ जाता हूँ मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस पे। उम्मीद है आप मेरे नंबर नहीं काटेंगे। ठीक है। अब देखो कौन कौन सा फोर्स लगेगा। एक नीचे की तरफ मास लगेगा एम जी, वेट लगेगा। ठीक। एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स लगेगा। ठीक है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, मान लो ये स्ट्रिंग की लेंथ एल है, तो थीटा के सामने वाला कितना, एल साइन थीटा। और सिमेट्रिकल है तो ये भी एल साइन थीटा। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स को हम लिख सकते हैं के क्यू स्क्वेयर अपॉन 2 एल साइन थीटा का होल स्क्वेयर। और कोई फोर्स भी लगेगा क्या, सोचो सोचो। अभी तक तो हम यही फोर्स लगा रहे थे। इस बार देखो जो दो पेंडुलम हैं ये घूम रहे हैं, सर्कुलर फॉर्म में घूम रहे हैं। कॉनिकल ऐसा घूम रहे हैं, तो नीचे जो बेस है ना इनका सर्कुल सर्किल बना रहा है। और जब कोई चीज सर्कुलर मोशन में घूमती है तो अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होता है। मतलब यहां पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी लग रहा होगा।
ठीक है। अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स की यदि बात करें तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और यदि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करें तो ये कितना होता है, ये होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन और पहले के क्वेश्चन में अंतर क्या है। पहले के क्वेश्चन में ऊपर और नीचे के फोर्स मतलब वर्टिकल फोर्सेज और हॉरिजेंटल फोर्सेज इक्विलिब्रियम में होते थे, बैलेंस होते थे। इस क्वेश्चन में एक एक्सेलरेशन, एक फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, तब जाके कोई चीज सर्कुलर फॉर्म में घूमती है। मतलब कि सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा, बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स कम होगा, तब तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आया होगा। मतलब इस बार हमको क्या इक्विलिब्रियम नहीं करना है, मतलब हम लेफ्ट इक्वल टू राइट नहीं करेंगे। इस बार सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स बड़ा है। आया समझ में? कैसे बड़ा है चलो देखते हैं। मान लो ये टी है, तो टी की ये इस साइड वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा और इस साइड वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बताना जरा। ये बनेगा थीटा, तो इस साइड वाला कंपोनेंट हो जाएगा वर्टिकल वाला टी कॉस थीटा, और नीचे वाला हो जाएगा टी साइन थीटा। अब देखो पहली इक्वेशन हमारी बन जाएगी टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, क्योंकि बॉल ऊपर नीचे नहीं जा रही है, ऊपर और नीचे के फोर्स बराबर है, तो पहली इक्वेशन तो बन गई हमारी। अब कहानी आती है दूसरी इक्वेशन की। बॉल में अंदर की तरफ एक्सलरेशन है, मतलब अंदर की तरफ फोर्स ज्यादा है, मतलब जब हम अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है टी साइन थीटा, इसमें से हम जब बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब माइनस के क्यू स्क्वायर अपन 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक। तो एक ये जीरो नहीं होगा, ये दोनों फोर्स कट के अभी एक फोर्स बचेगा। कौन सा फोर्स बचेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वैल्यू हमने क्या निकाल ली है, मास इंटू एक्सलरेशन। और एक्सलरेशन कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है। तो टी कॉस थीटा हमने मिल गया, टी साइन थीटा मिल गया। टी हमने अपने मन से माना है, तो टी को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे और ओमेगा कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे करके हम इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है। शुरू करते हैं नया टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो क्वेश्चन आपके लिए। नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा था, शुरू होते ही क्वेश्चन मिल गया। ये है मान लो इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब ये आर ये आर ये आर, और इसके तीनों वर्टेक्स पे चार्ज रखा है प्लस क्यू। मेरा क्वेश्चन है आपके, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर कितनी होगी, बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर कितनी होगी? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों वर्टेक्स पे इक्वल चार्ज रखा हुआ है, सेम साइन का, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर होगी जीरो। क्यों जीरो होगी, ध्यान से समझना। इस वाले चार्ज क्यू के कारण सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है। इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेंटर पे होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी। पॉजिटिव चार्ज है तो दूर जाती हुई। और इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी। पॉजिटिव चार्ज है तो दूर जाती हुई। अब सेंटर की हर सभी वर्टेक्स से डिस्टेंस बराबर होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल में। ठीक। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी वर्टेक्स से सेंटर की डिस्टेंस बराबर है और चार्ज भी बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी तीनों चार्ज के कारण बराबर होगी। मतलब ये भी ई हो गया हमारा, ये भी ई हो गया हमारा, ये भी ई हो गया हमारा। इतना समझ में आया? अब आगे देखते हैं कौन सा पेन बचा यूज करने के लिए। ये बचा। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। तो ये आधा एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। ये 30 है और ये कितना है, 90। तो ये वाला एंगल बताना जरा कितना होगा, ये एंगल 60 हो जाएगा। आया समझ में? ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा, 60 हो जाएगा। तो ये एंगल भी ऐसे ही 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। ठीक। अब देखना,
ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और ये भी है इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इन तीनों के बीच में एंगल देखना जरा कितना मिल रहा है, 120 120 120 मिल रहा है। और मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया सेकंड क्लास में, क्या कि जब दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड वाले 120 डिग्री एंगल पे होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो एंगल बाइसेक्टर पर उसी के मैग्नीट्यूड के बराबर आता है। तो देखो यहाँ पर ई है, दो दोनों वेक्टर हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, 120 डिग्री पे है, तो जो इनका यदि मुझे रिजल्टेंट लिखना होगा, रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर में आएगा ऊपर, और कितना आ जाएगा, ई ही आ जाएगा। ठीक, तो ये ऊपर वाला ई और नीचे वाला ई कट गया, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, जीरो आ गई। ऐसे आया जीरो। आया क्या समझ में? अरे आया क्या, आया क्या, आ गया। अब देखो इसको हम एक रिजल्ट बना के लिख लेते हैं। रिजल्ट कैसा है कि जब भी कोई रेगुलर पॉलीगन होगा उसके वर्टेक्स पे, रेगुलर पॉलीगन के वर्टेक्स पे सेम साइज सेम साइन वाले इक्वल चार्ज रखे जाएंगे, तो उस पॉलीगन के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो होगी। लिख लेते हैं, इफ इक्वल चार्ज with same sign are put on the vertex of irregular polygon, then the electric field at the center of the polygon is zero या फिर is equal to zero। थ्योरी ना समझ में आई तो एग्जाम्पल से देख लो। यदि कोई एक रेगुलर पॉलीगन है, मान लो हेक्सागन, इसके वर्टेक्स पे इक्वल साइन के बराबर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज रखे हुए हैं, तो सेंटर पर यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे हुए तो आप बोल रहे इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर जीरो। आया क्या समझ में? नहीं आया हो थोड़ा और देख लो। यदि कोई स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब रेगुलर पॉलीगन, इसके स्क्वायर पर इक्वल चार्जेज हैं सेम साइन के, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। अब तो आ गया होगा कि अभी भी नहीं आया? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो इन रिजल्ट को हम यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करते हैं देखते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है, ये है चार्ज क्यू, ये है चार्ज क्यू, और ये है चार्ज माइनस क्यू। ये ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब ये आर और ये भी आर। हमें सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, बताओ कितनी होगी। जो हमने रिजल्ट देखा था उसमें सेम साइन के सेम मैग्नीट्यूड वाले चार्ज होना चाहिए, इसमें देखो माइनस क्यू है एक। ध्यान रखना, ठीक है, सॉल्व करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। नहीं बनता कोई बात नहीं, अभी तक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बताया नहीं गया है मेरे द्वारा। ऐसे क्वेश्चन हम सिमेट्री से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो एक क्यू है, दूसरा क्यू है, तीसरा माइनस क्यू है, तो जहां पर माइनस क्यू है यहां पर मैं एक प्लस का क्यू रख देता हूं और एक माइनस का क्यू रख देता हूं। ठीक, तो अब ये देखना, इस प्लस क्यू के कारण, इस प्लस क्यू के कारण और इस प्लस क्यू के कारण सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो गई। तो ये जो हमारा है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल कुछ ऐसा बन गया। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब तीन चार्ज लिखने का तो इनका मतलब ही नहीं, तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई। यहाँ पर बस माइनस क्यू और माइनस क्यू, टोटल कितना, -2 क्यू चार्ज है। अब इस केवल -2 के कारण सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। देखो पहले हम क्या करते, यदि हम ऐसे नहीं करते, इस पहले वाले क्यू के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते, इस दूसरे वाले क्यू के कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते, इस तीसरे वाले माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते, फिर वेक्टर एडिशन करते, तब जाके हमारी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती। 15 मिनट लगता, 5 क्वेश्चन का टाइम खा जाता। अब सॉर्ट हो गया। हमने क्या किया, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू रख दिया, तीनों प्लस प्लस प्लस, रेगुलर पॉलीगन, इक्वल मैग्नीट्यूड, सेम साइन, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो। केवल बच कौन से गए, दो चार्ज गए बच गए, माइनस क्यू और माइनस क्यू, तो माइनस क्यू और माइनस क्यू टोटल ऐड होके हो गया -2 क्यू, और इसके कारण हम सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं। अब लिख सकते हैं, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए हमें एक चीज तो डिस्टेंस चाहिए होती है, दूसरी चीज चार्ज चाहिए होता है। तो चार्ज है हमारे पास, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कैसे निकलेगी, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो देखो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री।
पूरी लेंथ आर है तो इतना हो जाएगा r/2। अब cos 30 बताना थोड़ा कितना होगा, जो निकालना है हमें डिस्टेंस, इसको x मान लेते हैं। तो cos 30 होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब r/2 इंटू एक्स। cos 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू r/2 इंटू एक्स। 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से x कितना आ गया, r/√3। ठीक है, ये जो x की वैल्यू आई है ना, इसको भी आपको याद रखना है। क्यों? ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, हेक्सागन हो गया, स्क्वायर हो गया, ये कुछ रेगुलर फिगर्स ना बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन में आते हैं, तो हम इतना सारा सॉल्व करने का हमारा टाइम बचे, इसलिए हम इस स्टेटमेंट को याद रखेंगे क्या, कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में वर्टेक्स से सेंटर की दूरी r/√3 होती है, जहां पर r इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में वर्टेक्स से सेंटर की दूरी r/√3 होती है। अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी लिख सकता है। अब तो छठवीं के बच्चे को बुला दो तो वो बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, k इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है, r/√3 का स्क्वायर। तो ये टोटल कितना आ गया, 6kq अपॉन आर स्क्वायर आ गया। आया समझ में? ऐसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। और आगे चले, चलो फिर से हम अपना छोटा वाला हेक्सागन निकाल लेते हैं। मान लो ये है रेगुलर हेक्सागन, जहां पर चार्ज है कुछ प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, और हमसे पूछा है सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। देखो, जब कभी भी ऐसे केस में सिमेट्री दिख जाए ना, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। क्यों सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रही है? ये देखो, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, इसके कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू के कारण। और ये दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, सेम चार्ज सेम साइन, इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके कारण भी सेंटर पे जीरो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेंटर पे आई वो कितनी आ गई, जीरो आ गई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लो ये है हमारा एक रेगुलर हेक्सागन, इस पे कुछ चार्ज रखा है क्यू 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 क्यू, और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। वो छोटा नहीं है, मैंने जानबूझ के नहीं रखा है सेंटर, इस वाले फिफ्थ सिक्स्थ कॉर्नर पे चार्ज। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। काफी सारे क्वेश्चन करा दिए इस टाइप के, अब आपको 30 सेकंड का टाइम जरूर दिया जाएगा। एटलीस्ट सोचने का ट्राई करो, डायग्राम बना के कुछ गोदो, पर क्वेश्चन को अप्रोच करो। ठीक है, चलो देखो, 5 जगह चार्ज है, सिमेट्री की जगह छठवीं जगह होना चाहिए, तो मैं छठवीं जगह प्लस क्यू रख देता हूँ। लेकिन ऐसे थोड़ी प्लस क्यू रख सकते हैं, तो एक माइनस क्यू भी रख देता हूँ। अब देखो, ये वाला प्लस क्यू, ये वाला प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, इन सभी के कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, जीरो हो गई। और ये हमारा जो रेगुलर पॉलीगन था, ये कुछ ऐसा बन गया। यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज और सेंटर पे सी। अब इस माइनस क्यू के कारण सेंटर पे हमें क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। ठीक है, अब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए हमें चार्ज चाहिए होता है, डिस्टेंस चाहिए होती है। चार्ज है हमारे पास, डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस कितनी होगी बताओ जरा। देखो, थोड़ा गिनना, ये कितने ट्राइंगल बने, 1 2 3 4 5 6, 6 ट्राइंगल बने। पूरे 6 ट्राइंगल के वर्टेक्स मिलके सेंटर में 360 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो एक ट्राइंगल कितना बनाएगा, 60 डिग्री बनाएगा। तो एक एंगल हमें मिल गया ट्राइंगल का 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो, ये जो लाइन है, ये सेंटर से ये वर्टेक्स बराबर दूरी पे होगा, ये वर्टेक्स बराबर दूरी पे होगा, तो ये दोनों लाइन बराबर होंगी। ये दोनों लाइन बराबर है, तो इन दोनों के सामने के एंगल भी बराबर होंगे। तो जब एक एंगल 60 डिग्री मिल गया है, तो बाकी दो एंगल का सम है 120, और दोनों बराबर बराबर है। तो ये भी हमारा 60 हो गया और ये भी हमारा 60 हो गया। मतलब
जो रेगुलर हेक्सागन के अंदर जो ट्राइंगल बनता है उसकी साइड पता कितनी होती है? ए होती है, याद रखना है। अब हमें साइड मिल गई, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, कितनी हो जाएगी? के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। मान लो इसकी साइड ए है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख ली, ठीक है। दो कंक्लूजन आपको मिल गए, आपको इतना ना सोचना पड़े इसके लिए। कौन कौन से दो कंक्लूजन? इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंटर से वर्टेक्स की दूरी कितनी होती है? आर अपॉन रूट थ्री, जहां पर आर है इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड। और हेक्सागन में सेंटर से वर्टेक्स की दूरी हेक्सागन की साइड के बराबर होती है, ठीक। इतना समझ में आया? बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लिए, एक तो थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन करें। चलो, ये है मान लो एक घड़ी। घड़ी में जहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होता है, वहां पर चार्ज रखा हुआ है 12 की जगह 12 क्यों? 1 की जगह 1 क्यू, 2 की जगह 2 क्यू, 3 की जगह 3 क्यू, 4 की जगह 4 क्यू, 5 की जगह 5 क्यू, 6 क्यू, 7 क्यू, 8 क्यू, 9 क्यू, 10 क्यू एंड 11 क्यू। और क्वेश्चन आपसे पूछता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, और रेडियस है इसकी, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और रेडियस इसकी कुछ मान लो आर, आर इसकी रेडियस है। चलो, थोड़ा सा सोच लो, दिमाग लगा लो। एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। देखो, यदि मैं 1 क्यू के कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं, तो 1 क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है? रेडियस के बराबर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसको मैं ई बोल देता हूं। तो 1 क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 1 से जस्ट दूर जाती हुई, यानी कि 7 की तरफ होगी, कितनी? ई। इतना समझ में आता है? ऐसे ही 2 क्यू के कारण कितनी होगी? 2 क्यू के कारण 2 ई होगी, क्यों? 2 क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर को यदि मैंने ई मान लिया है, तो 2 क्यू के कारण 2 ई हो गई, ठीक है। तो 2 क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई कुछ ऐसी, 2 ई। 8 क्यू की तरफ, मतलब सीधे अपोजिट। वो याद होगी ना लाइन, अब तो रट गई होगी, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इट। ऐसे ही 3 क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यदि लिखना होगा तो 9 क्यू की तरफ हो जाएगी 3 ई। 4 क्यू के कारण 10 क्यू की तरफ हो जाएगी 4 ई। ऐसे ही 11 क्यू के कारण 11 क्यू की तरफ 5 क्यू के कारण कितनी? 5 ई। 6 क्यू के कारण 6 ई 12 की तरफ। 7 क्यू के कारण 7, अरे हाँ, 7 क्यू के कारण 7 ई किसकी तरफ? 1 ई की तरफ, 1 क्यू की तरफ। 8 क्यू के कारण 8 ई किसकी तरफ? 2 क्यू की तरफ, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट की तरफ, ठीक। 9 क्यू की तरफ 9 क्यू के कारण 9 ई। ऐसे ही 10 क्यू के कारण डायमेट्रिकली अपोजिट 10 ई 4 क्यू की तरफ। 11 क्यू के कारण डायमेट्रिकली अपोजिट 5 क्यू की तरफ, कितनी? 11 ई। और 12 क्यू के कारण डायमेट्रिकली अपोजिट 12 ई, डायमेट्रिकली अपोजिट 6 क्यू की तरफ, ठीक है। ये हमने सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दी। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का एडिशन डायरेक्टली तो होता नहीं, ये होता है वेक्टर एडिशन, तो हमें वेक्टर से एडिशन करना पड़ेगा। अब देखो, एक बार सभी के सामने वाले का डिफरेंस देखना। किसी एक से स्टार्ट करते हैं। कौन सा कलर नहीं यूज किया अपन ने? सब कलर हो गए क्या? ये 6 ई के जस्ट सामने है 12 ई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ जो आ रही है वो आ रही है 6 ई आ रही है। ऐसे ही इस ई के जस्ट सामने है 7 ई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है 7 ई माइनस ई, यानी कि 6 ई आ रही है। मैं बनाते जाता हूं, नीचे की तरफ आ रही है 6 ई, किसके किसके कारण आ रही है?
12Q और 6Q की सब्ट्रैक्ट होगी, 12Q के कारण नीचे 12E, 6Q के कारण ऊपर 6E और नीचे नेट सब्ट्रैक्ट होके 6E आ गई। ऐसे ही 7Q के कारण 7E और 1Q के कारण E, नेट सब्ट्रैक्ट होके 1Q की तरफ कितनी आ जाएगी बता सकते हो क्या? 1Q की तरफ आ जाएगी 6E। ऐसे ही 8Q के कारण 8E और 2Q के कारण 2E, नेट सब्ट्रैक्ट करके 6E आ जाएगी किस तरफ? 2Q की तरफ। ऐसे ही 9Q और 3Q के कारण यहां आएगा 6E, 10Q और 4Q के कारण यहां आएगा 6E और 11Q और 5Q के कारण यहां आएगा 6E। अब इनका हमें वेक्टर सम करना है। कैसे करेंगे? कुछ शॉर्टकट बताए थे आपको, काम आएंगे। पहले मुझे ये बताओ, एक क्लॉक में कितने नंबर होते हैं? 12 होते हैं। और सेंटर पर टोटल एंगल कितना होता है? 360। तो कंजिक्यूटिव दो नंबर के बीच में एंगल कितना होगा? 360/12 यानी कि 30 डिग्री का एंगल होगा। मतलब इन सभी के बीच में यदि कोई हमसे एंगल पूछता है तो हम बोल सकते हैं इसके बीच में 30 एंगल है, यहाँ पे 30 एंगल है, यहाँ 30 एंगल है, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है। इतना समझ में आया क्या? क्लॉक में टोटल 12 होते हैं, सेंटर पे टोटल एंगल 360, तो 360/12, तो सभी के बीच का एंगल मिल गया 30। अब देखो, कुछ हमने शॉर्टकट सीखे थे। क्या शॉर्टकट सीखे थे? कि जब दो वेक्टर हो, दोनों के बीच का एंगल 120 हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, तो बीच में एंगल बाइसेक्टर में रिजल्टेंट आता है जो कि उसी के बराबर आता है। तो देखो, ये 6E और ये 6E, इन दोनों के बीच का एंगल है 120 डिग्री, दिखा क्या? तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा बिल्कुल बीच में आएगा। कितना आ जाएगा? 6E ही आ जाएगा। F और F जब 120 पे होता है, रिजल्टेंट बीच में F आता है। ऐसे ही 6E और 6E 120 डिग्री है में है, तो बीच में रिजल्टेंट आ जाएगा 6E। ठीक, अगली बात करते हैं। अब इस 6E को देखो और इस 6E को देखो, इन दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री। और मैंने बताया था जब दो वेक्टर 60 डिग्री पर होते हैं, उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो उनका जो रिजल्टेंट आता है कितना आता है? √3F के बराबर आता है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ये कुछ आ जाएगा √3 × 6E। अब देखो, हमने सभी को कंसीडर कर दिया, अब हमें क्या निकालना है? बस रिजल्टेंट निकालना है। चलो रिजल्टेंट निकालते हैं। नीचे की तरफ एक है 6E, इस तरफ एक है 6E हॉरिजॉन्टल वाला, दूसरा है 6E जो 120 डिग्री के कारण आया है, और तीसरा है √3 × 6E जो कि 60 डिग्री वाले एंगल के कारण आया है। क्या इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। इनका रिजल्टेंट हो जाएगा कुछ ऐसा। ठीक, तो रिजल्टेंट हो जाएगा R = अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 6E का स्क्वायर इंटू हाइट बेस का स्क्वायर प्लस बाई बेस का स्क्वायर, यानी कि बेस देखो टोटल कितना आ रहा है? 6E + 6E +√3 × 6E, यानी कि 12E +√3 × 6E। तो बेस है 12E +√3 × 6E का होल स्क्वायर। ये आ गया रिजल्टेंट। ठीक है, कुछ कॉमन आ रहा है, 6E कॉमन निकाल लिया, अंदर कितना बचा? 1 + 2 + √3 का होल स्क्वायर। ये आ गया रिजल्टेंट। और ज्यादा सॉल्व करना चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, कोई यदि डायरेक्शन पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, तो पहली चीज तो वो ये भी बताएगा हॉरिजॉन्टल के साथ बतानी कि वर्टिकल के साथ बतानी। मान लो हमें किसके साथ बतानी? हॉरिजॉन्टल के साथ बतानी। तो ये है थीटा, तो tan थीटा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर देखना थोड़ा कितना है, ये 6E है, तो इसके सामने वाला ये भी 6E होगा, तो 6E अपॉन, ओ 6E अपॉन बेस कितना है? बेस है 12E +√3 × 6E। ठीक, कॉमन वॉमन लेके कैंसिल कर लेना। तो ऐसे करके हम डायरेक्शन और रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। यह एक अच्छा एडवांस लेवल का क्वेश्चन था। ये आपको अप्रोच डेवलप करते हैं, इसके बाद आपको सभी प्रीवियस ईयर वगैरह के क्वेश्चन इजी लगेंगे ऐसे। ठीक, तो हम टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन अभी कर चुके हैं। आगे चलते हैं। अगले टॉपिक में हमारा
जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा पानी पी लें यार। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इसमें इस टॉपिक को पढ़ने के पहले हमने सबसे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। तीन तरह के हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। पहला है हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से मेरा मतलब क्या है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, कोई लेंथ है या फिर कोई रॉड है, इसकी लेंथ कुछ एल है और इसमें क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। क्यू चार्ज इसमें यूनिफॉर्मली फैला हुआ है कुछ ऐसे, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम डिफाइन करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो कि होती है चार्ज अपॉन लेंथ के बराबर। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। टोटल चार्ज है इस रॉड में क्यू और इसकी टोटल लेंथ है एल। तो ये हो जाती है हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब देखो, ऐसा केवल तभी हो सकता है जब क्यू चार्ज पूरी रॉड में यूनिफॉर्मली फैला हो। ये चीज हम कब लिख सकते हैं, जब चार्ज क्यू है पूरी रॉड में यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। यदि चार्ज यूनिफॉर्मली नहीं फैला हुआ होगा तो क्या करेंगे, तो हमको छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा। मान लो इस पे हम छोटा सा एलिमेंट लिए जिसकी लेंथ है dx, और dx इतना छोटा है कि टेंडिंग टू जीरो है। जब एक लेंथ टेंडिंग टू जीरो हो जाती है तो वो क्या बन जाती है, पॉइंट बन जाती है। इस छोटे से एलिमेंट पे कुछ चार्ज है, मान लो dq। तो अब हमें यदि लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखनी होगी तो लैम्डा हो जाएगा छोटा सा चार्ज dq, छोटी सी लेंथ dx पर। इस वाले एक्सप्रेशन को हम कब यूज करेंगे, जब चार्ज यूनिफॉर्मली नहीं फैला हुआ होगा, नॉन यूनिफॉर्मली फैला होगा। आया क्या समझ में? अच्छा, जरूरी है क्या कि जो हमारा चार्ज है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में हो? वायर उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा भी हो तो हो सकता है। मान लो वायर कुछ ऐसा है, इस पे कुछ चार्ज ऐसे फैला हुआ है, ये कुछ आर्क के फॉर्म में है, इसकी रेडियस क्या है, आर है। तो इसके लिए हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे लिखेंगे? देखो, हम क्या करेंगे, हम थीटा डिस्टेंस दूर पर, यहां से थीटा एंगल दूर पर एक छोटा सा एलिमेंट, एक पतला सा एलिमेंट ले लेंगे डी थीटा एंगल का, ठीक है। अब इस डी थीटा के सामने ये जो एलिमेंट है छोटा सा वायर का, इस पे मान लो चार्ज है डी क्यू और इसकी लेंथ है कुछ डी एक्स। तो लैम्डा जो हमारा हो जाएगा छोटा सा चार्ज डी क्यू अपॉन छोटा सा लेंथ डी एक्स। अच्छा, डी एक्स बता सकते हो क्या कितना होगा? बचपन में एक बात पढ़ी थी हमने कि यदि आर होती है रेडियस, थीटा होता है एंगल, तो आर्क लेंथ इक्वल टू होता है आर इंटू थीटा। तो यहां से dx का हम बता सकते हैं, dx कितना हो जाएगा, रेडियस आर इंटू एंगल, एंगल कितना है, dx कितना एंगल बना रहा है, डी थीटा एंगल बना रहा है। तो ऐसे अलग अलग फॉर्म में लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज हो जाती है। अगली बात करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी कब यूज होती है, जब जो चार्ज होता है हमारा ये एरिया में फैला हुआ होता है कुछ ऐसे। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हम डेंसिटी यूज करते हैं उसका नाम है सरफेस चार्ज डेंसिटी।
और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा से। ठीक, मान लो क्यू चार्ज है और ए एरिया में फैला हुआ है, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए हो जाएगा यदि चार्ज कैसे फैला है, यूनिफॉर्मली फैला है। लेकिन यदि चार्ज यूनिफॉर्मली नहीं फैला है तो हमको स्ट्रिप बनानी होगी। अब देखो, जो लाइन थी हमारी वो छोटे छोटे पॉइंट से मिलके बनी थी, जो एरिया होता है ये छोटी छोटी लाइन से मिलके बना होता है। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन ले लेते हैं। मान लो ये एक लाइन ले लिया, इसकी लेंथ है कुछ l, इसकी विड्थ है कुछ dx, सच दैट dx टेंडिंग टू 0। तो इस केस में जब हम सरफेस डेंसिटी लिखना होगी तो सिग्मा इक्वल टू आ जाएगा dq, मतलब इस छोटी सी स्ट्रिप में चार्ज अपॉन इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया यानी कि dA। ठीक, और यदि कोई पूछे dA कितना होगा तो dA हो जाएगा लेंथ इनटू विड्थ के बराबर। ऐसे सरफेस चार्ज डेंसिटी को यूज कर सकते हैं। टोटल क्या समझा हमने, जो पिछली बार में लाइन थी वो बनी थी पॉइंट से मिल मिल के, इस बार जो एरिया है वो बना है लाइन से मिल मिल के। अब नेक्स्ट देखते हैं हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो चार्ज इस बार पूरे पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है। मान लो ये है हमारा स्फीयर, थोड़ा खराब सा है, अच्छा से बनाने की ट्राई करता हूँ, यदि बन जाए। फिर भी खराब सा है, चलेगा, कोई बात नहीं, नहीं बन रहा तो क्या कर सकते हैं, जान थोड़ी दे देंगे। ठीक है, अब देखो, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्ज पूरे के पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है। इसके लिए जो डेंसिटी डिफाइन होती है वो होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यदि चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है तो टोटल चार्ज मान लो क्यू टोटल वॉल्यूम वी में फैला है, तो रो इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन वी। रो से रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को। ठीक, चार्ज मान लो यूनिफॉर्मली फैला है। लेकिन यदि चार्ज यूनिफॉर्मली नहीं फैला होता है तो हमें क्या लेना पड़ता है, एलिमेंट लेना पड़ता है। अब स्फीयर के लिए वॉल्यूम के लिए एलिमेंट क्या है, वॉल्यूम के लिए एलिमेंट मान लो स्फीयर है तो स्फीयर के लिए एलिमेंट क्या हो जाएगी, डिस्क हो जाएगी। कैसी डिस्क, मान लो ये प्याज है तो प्याज को शादी पार्टी में ऐसा आड़ा आड़ा काटते हैं ना, गोल गोल, वैसे एक गोल डिस्क, ये क्या हो जाएगी, एलिमेंट हो जाएगी। देखो, लाइन थी पॉइंट से मिलके बनी थी, एरिया था लाइन से मिलके बना है, अब वॉल्यूम है, वॉल्यूम किससे, डिस्क से मिलके बना है। ठीक, अब ये जो डिस्क है इसकी छोटी सी कोई रेडियस होगी, यहां से यहां तक इसकी मान लो कुछ रेडियस है आर। ठीक, इसकी कुछ विड्थ है, मान लो वाई डिस्टेंस दूर पे हमने स्ट्रिप ली है डी वाई विड्थ की। तो अब यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है तो हम क्या लिखते हैं, इस छोटी सी स्ट्रिप में चार्ज डी क्यू, छोटी सी डिस्क में चार्ज डी क्यू अपॉन छोटा सा वॉल्यूम डीवी। और डीवी छोटे से वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू विड्थ, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, छोटी सी डिस्क का एरिया, और इंटू उसकी विड्थ कर देंगे डी वाई। ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को। ठीक है, आया समझ में। अब इन चीजों का यूज हम आगे डेरिवेशन के लिए करेंगे, जिसके लिए हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी चीजों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला करेंगे। हमारे बोर्ड के सिलेबस में, सीबीएसई के सिलेबस में केवल और केवल रिंग है, तो हमें रिंग का डेरिवेशन याद रखना है, बाकी का डेरिवेशन हम देख लेंगे कैसे होता है, और बाकी आपको केवल रिजल्ट याद रखना है क्योंकि कंपटीशन में केवल रिजल्ट से आंसर आता है। ठीक, डेरिवेशन की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती। चले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।